इस वीडियो में ये कंस्ट्रक्टर का सेकंड वीडियो है। हम पिछले वीडियो में ये बता चुके थे कि कंस्ट्रक्टर को कैसे लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर होता क्या है और कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर बताते हैं। इतना हो उम्मीद करते हैं कि लिख ली होगी। हम इसमें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर बताते हैं। कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप हो जाता है मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड मेरा है नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बोलो या पैरामीटर्स बोलो, चलो पैरामीटर्स भी लिख देते हैं। नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। और तीसरा होता है मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। 3 कंस्ट्रक्टर मेरे पास होता है। कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट, नो आर्क्स और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मेरा होता है ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय कंपाइलर। मतलब कि अगर यदि हम अपने प्रोग्राम में, रुक जाओ एक मिनट, ये सबको कॉपी वॉपी कर लेते हैं, बाद में काम आएगा, ठीक है। ये सबको भी हटाओ, हमको नहीं चाहिए ये सब, ठीक है। इस क्लास पे फोकस करो, उसको भूल जाओ, ठीक है। इस क्लास पे फोकस करो। ये जो क्लास एम्प्लॉय बनाया हुआ है सिर्फ इतना ही है। अभी आप ज़्यादा कुछ मत सोचो, सोचो कि बस इतना ही है। इस क्लास के लिए मेरा कंपाइलर, अगर यदि हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना है इस क्लास में, मेरा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बैकग्राउंड में हमको बना के देगा। वो इंटरनली होगा, इम्प्लिसिटली होगा मेरा कंपाइलर। क्योंकि जावा में हर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी रहता है। तुम बनाओ तो ठीक बात है, और नहीं बनाओगे तो तुम्हारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंटरनली एक कंस्ट्रक्टर बना के देगा। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर के द्वारा बनाया जाता है, ना कि हम लोगों के द्वारा, वैसन कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। समझ में आया? विच इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द कंपाइलर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब ही क्रिएट होता है जब हम अपने प्रोग्राम में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे। याद रखना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब क्रिएट करता है मेरा कंपाइलर? तब क्रिएट करता है जब अपने प्रोग्राम में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे हो। अगर एक भी कंस्ट्रक्टर हम अपने प्रोग्राम में लिख दिए तो मेरा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर हमको क्रिएट करके नहीं देगा। ये याद रखना। अगर एक भी कंस्ट्रक्टर हम अपने क्लास में बनाए होंगे तो मेरा कंपाइलर हमको कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट हो रहा है वो नहीं करके देगा। मेरा कंपाइलर सोचेगा भाई ये एक कंस्ट्रक्टर पहले से बनाया हुआ, अब क्यों मेहनत करे, तो वो बेचारा नहीं बनाएगा। तो वैसा कंस्ट्रक्टर जो मेरा कंपाइलर के द्वारा बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली बनाया जाता है, वैसा कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खत्म, ठीक है। अब नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर का बात करते हैं कि नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये नो आर्गुमेंट या नो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, वैसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोग खुद का कोई डिफॉल्ट वैल्यू डालते हैं। रुक जाओ, मान हमको एक कंस्ट्रक्टर बनाने दो, जनरेट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसमें कुछ वैल्यू नहीं डाले, ठीक है। मान लो ये मेरा क्लास है एम्प्लॉय, इसमें हम इंट ए, रुक जाओ, इंट एज करते हैं। कुछ एम्प्लॉय का कुछ एज होगा और स्ट्रिंग एड्रेस करते हैं। कुछ एम्प्लॉय कहीं रहता होगा भाई, उसका एड्रेस होगा, हम एज और एड्रेस लिखे हुए हैं, ठीक है। मान लो कि हम कंस्ट्रक्टर का फ्लो बताते हैं कैसे होता है। रुक जाओ, हमको पहले एक कंस्ट्रक्टर लेने दो। जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। देखो, कंस्ट्रक्टर का सबसे पहला रूल ये है कि कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन रिजर्व होता है। ये सुपर के लिए ये फर्स्ट लाइन रिजर्व है। तुम लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम डिलीट भी कर दिए घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तुम्हारा कंपाइलर सबसे पहले चेक करने आएगा कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर का इसको फर्स्ट लाइन सुपर चाहिए। ये फर्स्ट लाइन इसको सुपर चाहिए किसी भी हाल में। सुपर कीवर्ड इज रिजर्व फॉर द फर्स्ट लाइन। मेरे कंस्ट्रक्टर का सबसे पहला लाइन सुपर होना ही चाहिए। अगर तुम खुद से लिखे तो ठीक बात है, और अगर खुद से नहीं लिखोगे तुम्हारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली सुपर को वहां डाल देगा फर्स्ट लाइन में। समझ में आया? ये मैंडेटरी बात होता है।
सुपर हमेशा फर्स्ट लाइन में होता है कंस्ट्रक्टर के। तुम लिखे सुपर कीवर्ड तो सही बात है, अच्छी बात है, कंपाइलर खुश हो जाएगा क्योंकि कंपाइलर को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं लिखोगे, मान लो बाय चांस अगर तुम नहीं लिखोगे, तुम्हारा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ये तुमको एक कंस्ट्रक्टर मतलब सुपर कीवर्ड वहां पे डाल देगा। ठीक है, तो ये सुपर का काम क्या होता है? ये सुपर का काम होता है ना पेरेंट को कॉल करने का, कि मतलब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है ये सुपर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। इस एम्प्लॉय क्लास का ये जो एम्प्लॉय क्लास है इसका पेरेंट कौन है? कौन है पेरेंट? अभी जस्ट बताया है कि जावा में हर क्लास का, जावा में तुम हेलो वर्ल्ड भी क्यों ना प्रिंट करवाने जाओ, उसका बाय डिफॉल्ट पेरेंट होता है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट होता है हर क्लास का। तो इस एम्प्लॉय क्लास का पेरेंट भी ऑब्जेक्ट क्लास है बाय डिफॉल्ट। ये जो मेरा सुपर है ये मेरे ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। देखो java.lang.object, ये अगर यदि हम इसका डिक्लेरेशन खोलेंगे तो ये हमको ऑब्जेक्ट क्लास पे लेके जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्लास पे नहीं, ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर पे लेके जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा। मान लो हम इसमें कुछ सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा ये बताते हैं, इंटरनली जेवीएम मेरा कैसे काम करता है ये बताते हैं। सबसे पहला लाइन पहले हम आएगा ऑब्जेक्ट, देखा कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, मान लो हम बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सोचो कि ऑब्जेक्ट एक मिनट से क्रिएट करके रखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला लाइन देखा सुपर मिला इसको, जैसे ही सुपर मिला इसका जो फ्लो है ये डायरेक्टली चला जाएगा ऑब्जेक्ट क्लास के पास। अभी नीचे नहीं आया है ये, अभी इसका फ्लो नीचे नहीं आया, सबसे पहले जाएगा ऑब्जेक्ट क्लास के पास और ऑब्जेक्ट क्लास से पता करेगा कि ये मेरा जो दो गो वैल्यू है ये किस टाइप का है। ये मेरा पहला वाला जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट इस वैल्यू को 0 कर देगा। डिफॉल्ट वैल्यू मेरा ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है ना कि कहीं और से आ रहा है। इसका इतना हिम्मत नहीं है कि ये जाके 0 वैल्यू डाल दे। कहाँ से डालेगा भाई, हम खुद कहीं असाइन किए हैं क्या 0? कहीं असाइन नहीं किए हैं। तो अगर यदि हम, रुक जाओ हम तुमको बढ़िया से बना के ही दिखा देते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। सोर्स जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है, इस क्लास को क्लोज करते हैं। एम्प्लॉय क्लास को कहा गया, मेरा एक और क्लास था नीचे, हाँ यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हम मेन लिख रहे हैं, MAI, मेन मेथड को यूज कर रहे हैं हम। मेन मेथड लिखे, एक ब्रैकेट ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं इसलिए कंपाइलेशन एरर है, ब्रैकेट हटा दो। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय को कर लो, ठीक है। एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, कंपाइलेशन एरर सिस आउट। ये तुमको भी पता होगा कि क्यों कंपाइलेशन एरर आ रहा है। कंपाइलेशन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे कंस्ट्रक्टर में देखो 2 वेरिएबल असाइन है। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए इसको ले कमेंट करते हैं, देखो ये हट गया ये मेरा, और प्रिंट करने जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 और नल देगा। ये बाय 0 और नल बाय डिफॉल्ट कहाँ से आ रहा है, हम यहाँ कहीं पे भी 0 और नल असाइन किया, ये मेरा कमेंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रन करके देखो 0 और नल ही आ रहा है। हम 0 और नल अपने प्रोग्राम में कहीं भी लिखे हैं क्या? ये 0 और नल कहाँ से आ रहा है? ये 0 नल तुम इसमें हम कमेंट किए हुए हैं इस कंस्ट्रक्टर को, अभी ये कंस्ट्रक्टर इस प्रोग्राम में नहीं है मान लो, ठीक है। तो जब 0 और नल कर रहे हैं तो ये मेरा जो अगर इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना है, सबसे पहले कंपाइलर आया, चेक किया इस प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर है क्या, इसको मिला कि कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसको कमेंट किए हुए हैं, कंपाइलर कमेंटेड कोई चीज़ को नहीं देखता है, ठीक है। तो पहले कंपाइलर चेक किया कि कंस्ट्रक्टर है क्या, कंपाइलर को कोई कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट मेरा एक कंस्ट्रक्टर बना के देगा। उस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देगा, वो इस तरह का कुछ होगा। रुक जाओ, इस लाइन को कॉपी करने दो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कुछ इस तरह का होगा, पब्लिक एम्प्लॉय, और यहाँ ये, और साथ में यहाँ पे सुपर, ऐसे करके ये मेरा एक टाइप से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कंपाइलर बनाएगा। ये हम बस ऐसे दिखा रहे हैं कि कंपाइलर मेरा किस तरह का कंस्ट्रक्टर बनाएगा बाय डिफॉल्ट।
अगर हम अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हैं तो मेरा कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये बना के रख लेगा, ठीक है। तो हम इसको अभी हटा रहे हैं, ये कंपाइलर करे भाई। तो उसका जो अभी हम बताए थे, इसका सबसे पहला लाइन में सुपर लिखल था, सुपर। सुपर मतलब होता है पेरेंट को कॉल करो। पेरेंट कौन है? इसका ऑब्जेक्ट क्लास है। तो इसके सुपर के अंदर में कोई आर्गुमेंट पास किए हैं क्या? देखो यहाँ पे सुपर में हम 1 2 3 ऐसे करके कुछ पास कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ कोई आर्गुमेंट पास नहीं है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे सुपर क्लास का बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर्स ना हो वो पास होगा। समझ में आया? कुछ हो नहीं आया? रुक जाओ, फिर से बनाते हैं। क्लास एम्प्लॉय बनाओ। हम अपने प्रोग्राम में जितना कंस्ट्रक्टर चाहे उतना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा थोड़ी कहीं लिखल है कि कंस्ट्रक्टर एक ही बनाएंगे, हम 2 गो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ सुपर मान लेते हैं, यहाँ पे हम 10 कमा AMAN करते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। सॉरी, अरे नेम एड्रेस, व्हाट इज द कंपाइलेशन एरर? रिमूव आर्गुमेंट टू मैच ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि नेम और स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेगा, इसलिए कंपाइलेशन एरर दे रहा है। तो मेरा सबसे पहला लाइन मैंडेटरी रहता है सुपर कीवर्ड का यूज करना। ये सुपर कीवर्ड हमको लेके जाता है ऑब्जेक्ट क्लास में, और ऑब्जेक्ट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिफॉल्ट मतलब होता है जिसके अंदर कोई पैरामीटर्स ना हो। ये देखो, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है इस एम्प्लॉय में। पैरामीटर्स हम लोग यहाँ लिखते हैं, जैसे लिखे हैं ना इसके अंदर में पैरामीटर्स इस ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये मेरा डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट। तो ऑब्जेक्ट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, चेक किया कि एज और एड्रेस किस टाइप का है। एज मेरा इंटीजर टाइप का है तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दिया, और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है नल। समझ में आया? ऐसे करके हमको करके लाके दे दिया, ठीक है। ये मेरा एक टाइप से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर रहा है। अगर हम अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो मेरा कंपाइलर बना के देगा, उसका हो रहा है। समझ में आया? चलो, अब इतना हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे दिस डॉट एज कमा दिस डॉट नेम। दिस क्यों नहीं कॉल हो? कैनो सुपर, अच्छा सुपर के अंदर दिस नहीं कॉल होता, सॉरी। हाँ, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ वैल्यू आ गया। समझ में आया? तो इसको हम अभी हटाते हैं, ये नहीं, इसको अभी रहने दो, इसको अभी कमेंट करो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अगर यदि अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया क्या होगा? नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बता रहे थे। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो डिफॉल्ट जैसा ही दिखता है। बट अब तुम ही बताओ कि अगर इसका पहला लाइन सुपर है तो बाय डिफॉल्ट इसको 0 और बाय डिफॉल्ट इसको नल मिला, लेकिन हम स्टार्टिंग में खुद का कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं। हमको 0 और नल अच्छा नहीं लगता, हम बोर हो गए हैं 0 और नल से। हम यहाँ पे एज का वैल्यू मान लेते हैं 18 कर देते हैं। यूजर एज डाला तो डाला, और अगर यदि यूजर एज नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट हम इसका वैल्यू को यहाँ पे 18 कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अमीर पेट कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अगर यदि यूजर एज और एड्रेस डाला अपना तो ठीक बात है, अगर यूजर डाला तो सही बात है, अच्छी बात है, तब कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट खुद का कुछ वैल्यू डाल रहे हैं। हमको 0 मतलब अगर यदि हम इसको नहीं बनाते तो मेरा कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर बना के देता और वो ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल करता और ऑब्जेक्ट से 0 और नल वैल्यू आ जाता है इसमें। लेकिन हम 0 और नल से सेटिस्फाई नहीं, हमको नहीं चाहिए 0 नल। मान लेते हैं कि अगर कोई यूजर एज डाला है, एम्प्लॉय अगर एज नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट उसका एज 18 कर दो, और अगर एड्रेस नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट उसका एड्रेस अमीर पेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे किए ई को प्रिंट करवाएंगे, देखो बाय डिफॉल्ट मेरा वो वैल्यू आ जाएगा 0 और वो नहीं रहेगा। अगर कोई एम्प्लॉय इनिशलाइज किया है अपना नाम को तो ठीक है। जैसे होता है ना, मान लो कि लूडो खेलने के लिए जाते हो लूडो किंग नाम का एक ऐप आता है। लूडो किंग पे जब लूडो खेलने के लिए जाओगे ना तो तुमको बाय डिफॉल्ट एक नाम तुमको मिलेगा, गेस्ट 1 2 3, गेस्ट 5 4 6। ये जो नेम है ना तुम्हारा, ये बाय डिफॉल्ट तुमको दिया गया है। तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुमको चेंज करना तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू होता है ना,
तुम स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट तुम उसको दिखाओ यूजर को कि एज 18 और एड्रेस अमीरपेट। बाद में अगर यूजर इसको चेंज करके कुछ अपना ओरिजिनल डालना चाहे तो कर सकता है। वहाँ हम लोग नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको खुद का कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू देना है स्टार्टिंग में। समझ में आया? नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना हो हर वैल्यू के लिए। जैसे हम एज के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाले 18 और स्ट्रिंग के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दिया अमीरपेट। अगर यूजर डाला है अपना एड्रेस तो ठीक बात है, अगर नहीं डाला बाय डिफ़ॉल्ट अमीरपेट का। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब तीसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेरा वो कंस्ट्रक्टर है, इसको कमेंट करो, ठीक है, इसको लेके आओ। ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। वैसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हो उस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स पास किए हैं। आर्गुमेंट्स बोलो या पैरामीटर्स बोलो, बात बराबर है, दोनों एक ही होता है। ठीक, इस हर कंस्ट्रक्टर का पहला लाइन सुपर है तो इसका भी सुपर होगा। ऑब्जेक्ट क्लास में जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट हर वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा, इसको 0 पे और इसको नल पे। स्टार्टिंग का बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सुपर पे आया, ऑब्जेक्ट क्लास के मदद से इस एज को बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में 0 करेगा और एड्रेस को बाय डिफ़ॉल्ट नल करेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एम्प्लॉय का। और देखो ये याद रखना कि अगर हम इस कंस्ट्रक्टर में 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो मैंडेटरी है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे 2 आर्गुमेंट हम पास करें। और सबसे पहले एज आया था, देखो सबसे पहले एज आया है और दूसरा एड्रेस आया है। एज मेरा इंटीजर टाइप का है और एड्रेस मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम सबसे पहले इंटीजर पास करेंगे और उसके बाद स्ट्रिंग पास करेंगे। मान लेते हैं राहुल डालते हैं, राहुल, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है मेरा, ये कंस्ट्रक्टर जो है वो वैसा कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा जिसमें स्टार्टिंग में इंटीजर और सेकेंड नंबर पे स्ट्रिंग वैल्यू हो। इसको ये कंस्ट्रक्टर मिल गया, देखो ये कंस्ट्रक्टर इसको मिल गया। और इस कंस्ट्रक्टर में स्टार्टिंग में इंटीजर टाइप का वैल्यू है और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, रुक जाओ। एक प्रोग्राम में हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर, जितना मन चाहे उतना तुम बनाओ, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, बस कंट्रोल सी से कॉपी, इसको डिलीट, कोई कंपाइलेशन है, बस रिवर्स कर दी है। ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ ऑर्डर हम चेंज कर दिए तो मेरा कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें मान लेते हैं हमको राकेश डालते हैं, राकेश, ठीक है, राकेश डालते हैं एक, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा पहले ये बताते हैं, देखो हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए हैं E1 नाम से, E1 ऑब्जेक्ट बनाए, इसमें कंपाइलेशन एरर है। क्यों है? क्योंकि मेरा कंपाइलर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढ रहा है जिसमें 2 स्ट्रिंग वैल्यू हो। राकेश मेरा स्ट्रिंग है, राहुल मेरा स्ट्रिंग है। वो ऐसा कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा जिसमें 2 स्ट्रिंग वैल्यू हो। देखो यहाँ कोई है क्या? पहला मिला इसको स्ट्रिंग और इंटीजर है, स्ट्रिंग नहीं है। ये भी मेरा इंटीजर और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए कंपाइलेशन एरर दे रहा है। तुम चेंज कर दो, इसको मान लेते हैं हम 10 कर देते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। अगर यदि हम 10 और राहुल को कॉल करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 18 करते हैं, थोड़ा अलग लगेगा, E और E1 दोनों को प्रिंट करवाते हैं, E1, ठीक है। अगर जब हम E को कॉल करेंगे, E ऑब्जेक्ट में देखो सबसे पहले मेरा इंटीजर है और उसके बाद मेरा स्ट्रिंग है। सबसे पहले आया ऊपर, चेक किया कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें स्टार्टिंग में इंटीजर हो और सेकंड नंबर पे स्ट्रिंग हो, उसको ये वाला कंस्ट्रक्टर मिला, तो इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा ऑब्जेक्ट E के टाइम पे इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा। और देखो ये ढूंढेगा, अब सेकंड ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किए तो मेरा कंपाइलर ढूंढेगा कि कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें स्टार्टिंग में स्ट्रिंग हो और लास्ट में इंटीजर हो। देखो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में स्ट्रिंग है और लास्ट में इंटीजर है, इसको मिल गया। जैसे ही मिला इसको वैल्यू असाइन करेगा और सारा का सारा वैल्यू को प्रिंट कर देगा। स्टार्टिंग में जैसे हम बताए थे कि सुपर के वजह से ये पहला लाइन मैंडेटरी था कि ये सबसे पहले मतलब ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल करके स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट एज को 0 करेगा और एड्रेस को नल करेगा।
ये स्टार्टिंग में था। बाद में जब हम यहाँ पे 10 और राहुल पास किए तो यही मतलब ये E1 के लिए की है, पहला स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर, पहला स्ट्रिंग दूसरा वैल्यू इंटीजर टाइप का, मतलब कि E1 का है ये। जब हम असाइन किए इसको, एज को अगर असाइन किए 18, बाद में, अभी नहीं हुआ है, बाद में हुआ है, और बाद में इसको चेंज करके कर दिए राकेश, मतलब कि नल को चेंज करके हम लोग राकेश किए बाद में, और जीरो को चेंज करके 18 किए। ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, समझ में आया। और एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि, रुक जाओ, ये मेरा है, मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अमन ने अनमोल करते हैं, अनमोल, अनमोल और साइड में 18, नहीं दिस का यूज किए। दिस हमेशा काम आता है करेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सुपर मतलब पेरेंट और दिस मतलब करेंट, ठीक है। देखो हम इस कंस्ट्रक्टर में एक लाइन लिखे हैं दिस अनमोल और ब्रैकेट में 18। सबसे पहले जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मान लो कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल रहा है इंट एज स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है, एज एड्रेस ये वाला मैच कर रहा है, इस एम्प्लॉय टू को अभी डिलीट करो, अभी हमको इसका काम नहीं है, फालतू का माथा खराब होगा, ठीक है, इसको भी डिलीट करो। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ई नाम का ऑब्जेक्ट है मेरा। इसमें सबसे पहले में इंट एज, इंटीजर टाइप का और स्ट्रिंग टाइप का चेक करेगा कि कोई यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप का है, मिल गया इसको इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप का कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले कॉल हो रहा है दिस अनमोल 18, ऐसे करके। ये दिस मतलब होता है कि करंट वैल्यू, करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें स्टार्टिंग में मेरा इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू हो और लास्ट में मेरा इंटीजर वैल्यू हो, सबसे पहले चेक करेगा। मान लेते हैं इसको चेंज करके हम अमन करते हैं एग्जांपल के, कंपाइलेशन एरर क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेक हो रहा है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढ रहा है मेरा कंपाइलर जिसके दोनों में स्ट्रिंग टाइप का इसका मतलब इन आउटपुट हो, मतलब एक टाइप से मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें दोनों मेरा इनपुट स्ट्रिंग टाइप का हो। इसको नहीं मिला क्योंकि बने हुए नहीं किए हैं भाई, तो नहीं मिला, तो इसी की वजह से कंपाइलेशन एरर दे रहा है। यहाँ पे 10 करते हैं, देखो इसको मिल गया। ये देखो ये दिस अनमोल मतलब कि स्टार्टिंग में मेरा एक टाइप से स्टार्टिंग में स्ट्रिंग है और सेकंड नंबर पे इंटीजर है, स्टार्टिंग में स्ट्रिंग सेकंड नंबर पे इंटीजर। तो यहां से क्या होगा कि मेरा फ्लो बाय डिफॉल्ट इस कंस्ट्रक्टर पे आ जाएगा, समझ में आया। ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहलाता है कि हम दिस का यूज करके किसी अदर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। हम एक प्रोग्राम में 50 को कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक प्रोग्राम में 50 कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, हम 50 कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। 50 कंस्ट्रक्टर में से हमको जिस कंस्ट्रक्टर का आर्गुमेंट मैच करेगा उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यहाँ पे अनमोल 10, अनमोल 10 मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर टाइप का ये मैच कर गया, तो ऑटोमेटिकली इस लाइन के बाद मेरा प्रोग्राम का फ्लो आ गया यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले, उसके बाद जाके कुछ भी करेगा, समझ आया। देखो राहुल और 10 आ गया, राहुल 10 आ गया। ये इसमें हम इसलिए अभी हम इसको हटाए हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, रुक जाओ, कंट्रोल सी, एक E1 जैसे पहले बनाए थे वो बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं अनमोल, अनमोल कमा मान लेते हैं 12, अच्छा ये यहाँ होगा, ठीक है, और E1 को प्रिंट करवाते हैं। देखो नहीं E1 को प्रिंट, हाँ ठीक है प्रिंट करवा लो चलेगा। देखो आया, ये अगर इसको हम प्रिंट ना करवाएंगे तो मेरा सबसे पहला आएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। SOP यूज कर सकते हैं क्या, सिस आउट, यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है, अगर प्रिंट होता तो कर देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ प्रिंट नहीं होता है, जानते थे, सोचे एक बार फिर भी ट्राई मार लेते हैं, क्या पता हो जाए।
चलो यहाँ पे अच्छा ठीक है, तुमको बिलीव नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे एक सिस आउट यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। अगर यदि ये कॉल हो रहा होगा सही में तो ये हमको प्रिंट करके देगा। हम डॉट 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 कर रहे हैं, देखो किस में कर रहे हैं, स्ट्रिंग एड्रेस इंट एज में कर रहे हैं। यहाँ पर भी स्ट्रिंग और इंट एज, मतलब यहाँ से फ्लो हम बताएं कि इस लाइन के बाद फ्लो आएगा मेरा यहाँ पे, यहाँ अरे वो प्लस करो सॉरी, इस लाइन के बाद फ्लो आएगा यहाँ पे और इसको कॉल करेगा, और इसको कॉल करने के टाइम पे ये लाइन उसको मिलेगा तो उसको प्रिंट करना चाहिए। देखो किया कि नहीं किया प्रिंट। हम देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट किए E1 को कमेंट किया, मैं E1 को हटाइए दो, तुमको लगेगा कि झूठ बोल रहा है। E1 को हम अभी तक सिर्फ E1 ऑब्जेक्ट क्रिएट की है, E1 को एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, SOP स्टेटमेंट में प्रिंट नहीं करवा रहे। जब तक प्रिंट नहीं करवाएंगे तब तक वह प्रिंट करके नहीं देगा, ठीक है। E1 को प्रिंट नहीं करवा रहे, हम पहले बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले दिस और अनमोल 10 किए। ये ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढा जिसके स्टार्टिंग में स्ट्रिंग हो और दूसरा इसका इंटीजर टाइप का हो। इसको मिल गया, स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का मिल गया, तो सब फ्लो यहाँ से हट के डायरेक्टली आ जाएगा इस कंस्ट्रक्टर के पास। यहाँ आया और सबसे पहले सिस आउट में जाके पहला लाइन में हमको डॉट 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 प्रिंट करके दिया, ठीक है। सबसे पहले प्रिंट करके दिया, उसके बाद जाके मतलब ये सब भी एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ये सब हम प्रिंट नहीं करवा रहे इसलिए हमको कुछ वैल्यू नहीं डाल रहा है। अगर प्रिंट करवाएंगे तो हमको डालेगा। ये होता है मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम लोग बना सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स डाल के, समझ में आया। ऐसे करके हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स पास कर करके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। और याद रखना कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन फिक्स होता है सुपर कीवर्ड के लिए, और कंस्ट्रक्टर का सेकेंड लाइन भी फिक्स होता है किसी के लिए, वो होता है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल के लिए, इंस्टेंस ब्लॉक के लिए, सॉरी इंस्टेंस ब्लॉक के लिए फिक्स होता है सेकेंड लाइन। ये होता है मेरा सेकेंड लाइन फिक्स, सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन फिक्स होता है। इंस्टेंस ब्लॉक क्या होता है भाई, चलो ये भी दिखा देते हैं। इंस्टेंस ब्लॉक, ये सबको हटाओ, हमको अभी सबका काम नहीं है, हम बस एक ही लिए हुए हैं। हमको अभी उतना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हम नॉर्मली इंस्टेंस ब्लॉक खाली दिखा रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंस ब्लॉक का एक वीडियो मेरा बना हुआ है, जाके देख लेना। एड्रेस है भी नहीं किया तो कहाँ से आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे प्रिंट एलन सबको भी हटाओ, हमको ये सब का भी काम अभी नहीं है, ठीक है। दिस डॉट एज इंट एज दिस डॉट एज इज इक्वल टू, यहाँ पे एड्रेस नहीं है ना, डिलीट कर दिया ना इसीलिए, और ये कर्ली ब्रेसेस गायब हो गया था इसलिए। चलो मेरे पास नॉर्मल एक क्लास है, उस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है और उस क्लास में एक टू स्ट्रिंग मेथड है। टू स्ट्रिंग मेथड को भूल जाओ, अभी उससे हमको कोई लेना देना नहीं, उसको भूल जाओ, ठीक है। मेरे पास एक क्लास है, उसमें एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इंस्टेंस ब्लॉक मेरा वो ब्लॉक होता है जिसका काम होता है इनिशियलाइजेशन करने का, बिफोर ये क्या बोलता है, बिफोर ये क्या बोलता है, मतलब बिफोर कंस्ट्रक्टर ये कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर से जस्ट पहले इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होता है। हमको अगर कोई वैल्यू चेंज वेंज करना हो वहाँ पे मेरा काम करेगा। जैसे मान लो इंस्टेंस ब्लॉक को कर्ली ब्रेसेस शुरू और कर्ली ब्रेसेस ख़त्म से करते हैं, ये मेरा इंस्टेंस ब्लॉक है। ऐसा टाइप का ब्लॉक अगर तुमको दिखे समझ जाना ये मेरा एक टाइप से इंस्टेंस ब्लॉक है। मान लेते हैं इस ब्लॉक में एज इक्वल टू 20 कर रहे हैं, ठीक है, एज इज इक्वल टू 20 कर रहे हैं, और हम चलो एज इज इक्वल टू 20 नहीं करेंगे, सिस आउट करेंगे। क्यों, एज इज इक्वल टू अगर 20 करेंगे तो सबसे पहले हम बताए हुए हैं तुमको, यहाँ पे अनमोल लिखते हैं, अनमोल एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बताएं कि सबसे पहला लाइन सुपर के लिए फिक्स है, सुपर कीवर्ड यूज होगा और इसको एज को बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देगा 0 पे। मेरा बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में सुपर की वजह से एज मेरा 0 हो गया। सेकेंड लाइन मेरा रिवर्स होता है इंस्टेंस ब्लॉक के लिए। इंस्टेंस ब्लॉक के लिए मेरा फिक्स होता है सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन फिक्स होता है इंस्टेंस ब्लॉक के लिए। तो एग्जीक्यूशन डायरेक्ट इंस्टेंस मेरा कंपाइलर ढूंढेगा, सुपर का काम कर दिया जी, मतलब इसको बाय डिफॉल्ट 0 पे असाइन कर दिया। अगला काम है इंस्टेंस ब्लॉक का, ढूंढेगा कि मेरे प्रोग्राम में कहीं इंस्टेंस ब्लॉक है क्या, इसको एक इंस्टेंस ब्लॉक मिल गया। तो सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, पूरे के पूरे इंस्टेंस ब्लॉक को, उसके अंदर कुछ भी जितना कुछ भी लिखेंगे सबको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद में जाके असाइन सब करना शुरू करेगा।
मतलब कि कंस्ट्रक्टर कॉल होने से जस्ट पहले इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होता है। इसको हम लोग खुद से कॉल नहीं करते, मेरा कंस्ट्रक्टर खुद ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है। इसका काम होता है हम लोग का कुछ डिफॉल्ट वैल्यू डालने का। अगर हम लोग को कुछ पहले करना है, कंस्ट्रक्टर से पहले कुछ फिक्स करना है डिफॉल्ट वैल्यू, वहां तुम यूज करो। ठीक है, हम देखो इसको अभी हटाओ, इतना बता दिए। देखो इंस्टेंस ब्लॉक है, हम इसको कॉल नहीं कर रहे हैं, मेरा कंस्ट्रक्टर इस इंस्टेंस ब्लॉक को बाय डिफॉल्ट कॉल कर रहा है। ठीक है, हम चलो कोई बात नहीं, हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाए हम, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे हम एक ही वैल्यू पास किए हैं, इसलिए कंपाइलेशन एरर है। इसको हटाओ। देखो अगर यदि मेरा इंस्टेंस ब्लॉक बाय डिफॉल्ट अगर कॉल हो रहा होगा, बाय डिफॉल्ट हम नहीं करें इंस्टेंस ब्लॉक को कॉल, अगर हो रहा होगा तो हमको अनमोल प्रिंट करके देगा, और अनमोल सबसे पहले प्रिंट करके देगा। क्यों? क्योंकि तुमको बताया है सबसे स्टार्टिंग में सुपर कॉल हुआ और इसके वैल्यू को सिर्फ जीरो किया। प्रिंट करने के लिए हम कुछ नहीं डाले हैं, प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, तो वैल्यू को ये जीरो किया, फर्स्ट लाइन का काम खत्म। सेकेंड लाइन रिजर्व होता है इंस्टेंस ब्लॉक के लिए, इंस्टेंस ब्लॉक में आएगा और सबसे पहले अनमोल प्रिंट करके देगा, सबसे स्टार्टिंग में ही मेरा अनमोल प्रिंट होगा, और उसके बाद मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होने से जस्ट पहले इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होता है, तो उससे मतलब कंस्ट्रक्टर से पहले इंस्टेंस कॉल होता है, इसका मतलब अनमोल सबसे पहले प्रिंट करके देना चाहिए। देखते हैं, देखो अनमोल प्रिंट करके दिया। अनरिजॉल्व कैन नॉट बी रिजॉल्व एज अ वेरिएबल एट विच लाइन कंस्ट्रक्टर 37, जस्ट वेट, कुछ किए होंगे इधर उधर का खुरापाती। वो सब छोड़ो, उतना कुछ नहीं, हम बस तुमको ये बताना चाह रहे थे कि देखो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और देखो सबसे स्टार्टिंग में मेरा अनमोल आया है, सबसे पहले मेरा अनमोल आया हुआ है। यहाँ कोई कंपाइलेशन एरर, हाँ कंपाइलेशन एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम इसको हटा दिए थे, इसको हटाए हुए थे, इसलिए मेरा मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एज लिए हुए हैं, एड्रेस को हम हटा दिए थे ना। तो टू स्ट्रिंग मेथड एड्रेस ढूंढ रहा था, एड्रेस मिलबे नहीं करेगा भाई, कहाँ से एड्रेस है भी नहीं किया इसमें, तो कहाँ से देखो आया ना अनमोल और एज 10। सबसे स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि सबसे पहले अगर मेरा इंस्टेंस कॉल हो रहा है तो सबसे पहले अनमोल प्रिंट करके देगा, अनमोल प्रिंट करके दे रहा है। इसका ये मतलब है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होने से जस्ट पहले मेरा इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होता है। इंस्टेंस ब्लॉक में ये था, ये कॉल हुआ। मान लेते हैं मेरे पास 2-3 और इंस्टेंस ब्लॉक है, इसमें मान लेते हैं सिस आउट, मान लेते हैं रोशन है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नाम ले लेते हैं जो मन में आएगा। तो इंस्टेंस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम होता है। सबसे पहला लाइन में मेरा, जब भी मेरा मतलब एक टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन मिला इसको सुपर, सुपर में गया और एज के वैल्यू को बाय डिफॉल्ट 0 कर दिया, पहला लाइन का काम खत्म। सेकेंड लाइन में आया, सेकेंड लाइन में इंस्टेंस ब्लॉक ढूंढेगा कि कोई इंस्टेंस ब्लॉक है क्या, देखा तो इसको मिला 2 इंस्टेंस ब्लॉक, पहला इंस्टेंस ब्लॉक, दूसरा इंस्टेंस ब्लॉक। जैसे ही इसको मिला पहला इंस्टेंस ब्लॉक को टॉप टू बॉटम करेगा तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा, पहले ये होगा क्योंकि ऊपर में है ये, तो सबसे पहले अनमोल प्रिंट करेगा, फिर देखेगा कि और है क्या इंस्टेंस ब्लॉक, हाँ मिल गया एगो और, तो उसके बाद रोशन प्रिंट करके देगा। ठीक है, और जब दोनों हो जाएगा तो उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो बाद में एम्प्लॉय का एज हम जो भी पास किए हैं वो हमको प्रिंट करके दे देगा। देखो अनमोल राकेश और 10 आया क्या, अनमोल रोशन है 10 है, रोशन ही हम डाले हुए हैं, राकेश नहीं है, देखो यहाँ पे रोशन डाले हुए हैं, तो अनमोल रोशन 10। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टर कॉल होने से जस्ट पहले इंस्टेंस कॉल होता है। समझ में आया? तुम चाहो तो एज का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एज इक्वल टू 10। ठीक है, एज 10 मान लेते हैं, इसका हम पैरामीटर्स को हटा रहे हैं, हमको नहीं चाहिए पैरामीटर्स। ठीक है, अब पता चलेगा कि क्यों इसका यूज करते हैं, इसको भी हटाओ। देखो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से होता है, यहीं से देखेंगे। सबसे पहले इम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय, इसका मतलब कि इम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ढूंढेगा कि कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है इम्प्लॉय क्लास में जिसमें कुछ भी वैल्यू पास नहीं किए हैं। देखो इसमें कोई भी वैल्यू पास अभी नहीं किए हैं, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर मतलब नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा। है क्या? हाँ देखो मिल गया इसको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहला लाइन है इसका सुपर का, सुपर का है, सुपर में इसको कोई इंस्टेंस वेरिएबल मान लेते हैं, हाँ मैं अभी इंस्टेंस वेरिएबल है, सुपर कीवर्ड का यूज करके सबसे पहले इसको बाय डिफॉल्ट 0 कर देगा, पहला लाइन का काम खत्म। सेकेंड लाइन में इंस्टेंस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा, इंस्टेंस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा और
सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक में ये एग्जीक्यूट करेगा टॉप टू बॉटम, पहले अनमोल प्रिंट करेगा और अनमोल के बाद एज को 10 कर देगा, ठीक है, और फिर प्रिंट करवाए हैं रोशन और लास्ट में हम एज को बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे तो आंसर मेरा 10 ही आएगा। देखो अनमोल रोशन 10 ऐसे करके वैल्यू आया मेरा। हम देखो यहाँ वैल्यू पास नहीं किए हैं 10, हमको यहाँ वैल्यू पास करना था, हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिए हैं। भाई ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इम्पॉसिबल है कि ये मतलब वैल्यू पास कर दे हमको, इसमें कोई हम आर्गुमेंट ही नहीं ले रहे थे, कैसे मेरा एग्जीक्यूट करके देगा, कैसे कोई वैल्यू देगा। हमको बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में 0 आया था एज का वैल्यू। हम क्या किए, जैसा हम बताए कि फर्स्ट लाइन में सुपर का कॉल हुआ, 0 कर दिया पहले स्टार्टिंग में, दूसरे में मेरा इंस्टेंस का कॉल हुआ, ठीक है, और हम लोग कुछ भी वैल्यू इसमें पास नहीं किए हैं। चेक करो यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होने के टाइम पे कोई वैल्यू पास नहीं किए हैं। तो कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन कॉल हुआ सुपर, ये कॉल हो गया। सेकेंड लाइन में ना इंस्टेंस वेरिएबल के इंस्टेंस ब्लॉक के लिए, इंस्टेंस ब्लॉक है क्या, दो मिला, पहला ब्लॉक ये और दूसरा ब्लॉक ये, प्रिंट करके दिया अनमोल। उसके बाद एज को हम चेंज करके 10 कर रहे हैं, प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, इसीलिए हमको सिर्फ एज को 10 किया इंटरनली, हम प्रिंट नहीं करवा रहे। चलो करवा लेते हैं यहाँ पर भी, चलो यहाँ भी करवा लेते हैं, हम एज को प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आउटपुट आएगा अनमोल, फिर एज आएगा 10, उसके बाद आएगा रोशन ऐसे करके आएगा, और लास्ट में एम्प्लॉय 10 ऐसे करके आएगा। देखो अनमोल, उसके बाद प्रिंट करवा 10, सबसे पहले अनमोल ही ना प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद एज प्रिंट करवा रहे हैं तो 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से ये रोशन प्रिंट कर रहा है, रोशन प्रिंट कर रहा है, उसके बाद फिर से यहाँ पे हम कुछ पास नहीं किए हैं फिर भी हमको करके दे दिया। ये मेरा एक टाइप से जैसा कि बताए हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले सारा इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट लाइन रिजर्व होता है सुपर के लिए, सेकेंड लाइन रिजर्व होता है इंस्टेंस ब्लॉक के लिए। समझ में आया कैसे इंस्टेंस ब्लॉक मेरा काम करता है और कैसे ये काम करता है। हम इन्फिनेटिव ले सकते हैं इंस्टेंस ब्लॉक, जितना मन करे लो। यहाँ पे हम एज इज इक्वल टू 30 कर दिए तो हमको आउटपुट में 30 मिलना चाहिए। देखो यहाँ स्टार्टिंग में 10, क्यों, क्योंकि यहीं पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे एज को चेंज किया, यहीं प्रिंट करवाया। भाई इस ब्लॉक का ब्लॉक लेवल है ये, तो यहाँ पे वैल्यू हमको 10 ही करके दिया। अभी कर्सर मेरा नीचे नहीं पहुंचा, अभी ऊपर ही चेक कर रहा था, एज प्रिंट करके दे दिया 10, नीचे इसको एज मिला 30, नीचे मिला है भाई। तो जब लास्ट का ऑप्शन रहेगा उस टाइम पे इसको वैल्यू को असाइन करेगा। देखो लास्ट में यहाँ पे 30 है ना, एज 30 ऐसे करके ये चेंज कर सकता है। समझ में आया इंस्टेंस ब्लॉक, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर में। चलो थैंक यू।